नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे एंड काफ़ी दिनों के बाद हम इंडियन फुटबॉल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और देखिए, काफ़ी टाइम से एक बात चल रही थी कि कौन बनेगा इंडियन फुटबॉल टीम का नया कोच। और फाइनली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 3 कोचेज़ अभी शॉर्ट लिस्ट किए हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी ये डिसाइड करेगी कि अब फाइनली कोच कौन बनेगा। तो जिस तरह से कोच शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, सबसे पहले तो वहीं पर सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह के कोचेज़, माने कि मैं जो इंडियन कोच हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फॉरेन कोचेज़ हैं उनके तरफ देखकर ये बात कह रहा हूँ, जिसके ऊपर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले मैं एक चीज़ कह दूँ कि जिन्होंने भी कोच शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। बिल्कुल, दे डिजर्व इट। और देखिए, मैं ये बात करूँ आगे कोचेस के बारे में, उसके पहले मैं आपको फिर से वही एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको भी पता है, मुझे ही पता है और आई गेस कि सबको पता है, कि जो प्रॉब्लम है ना, वो कोच चेंज करने से ख़त्म नहीं होगी। वो कुछ और प्रॉब्लम है हमारे इंडियन फुटबॉल में, जो आपको बखूबी पता है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फाइनली जो 3 कोचेस शॉर्टलिस्ट किए गए हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले जो कोच है वो है स्लोवाकिया के स्टेफन टर्कोविच। दूसरे जो कोच है वो इंग्लैंड के स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। और तीसरे जो कोच है वो हमारे इंडिया के खालिद जमील। अब इनमें से आप 2 कोचेस से थोड़ा फेमिलियर हैं, खालिद जमील से और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन से, बिकॉज इनको आप देखते आए हैं। लेकिन अब स्टीफन टर्कोविच जो स्लोवाकिया के कोच हैं, इनसे फेमिलियर नहीं होंगे, बिकॉज इनका कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा इंडियन फुटबॉल से। और देखिए, 2023 से 2024 तक ये किर्गिस्तान के कोच रह चुके हैं। अब देखिए, टेक्निकल कमेटी ने क्या सोच के या क्या देखकर इन कोचेस को शॉर्टलिस्ट किया है, ये तो टेक्निकल कमेटी जानती है। बाकी मेरा जो अंदेशा है ये हो सकता है कि मे बी इनको सैलरी कम देना पड़ रहा होगा जो अदर सीवीज आई हो, शायद, मतलब ये मेरा अंदेशा है। बाकी हम आगे बात करते हैं, बिकॉज मैं आपको कोचेस के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टीफन टर्कोविच की ही बात करते हैं, जो स्लोवाकिया के कोच हैं। और जैसा कि मैंने बताया, लास्ट ये किर्गिस्तान के कोच थे। अब देखिए, किर्गिस्तान की जो फुटबॉल टीम है, जैसा कि आपको पता है, इनमें 2 चीज़ें आप बखूबी देख सकते हैं। पहला तो ये कि किर्गिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो एक मिक्सअप है, जहाँ पर उनके ओरिजिन के प्लेयर्स या फिर जो प्लेयर्स जिनको उन्होंने सिटीजनशिप दी है, ऐसे मिलकर उनकी टीम स्ट्रांग टीम बनती है, जिसकी बदौलत उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और दूसरा, उनके पास एक बहुत ही अच्छा यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक सप्लाई चेन जो होना चाहिए प्लेयर्स का, वो भी बना हुआ है। लेकिन मेनली जो बात है कि उनके पास जो ओरिजिन के और जो फॉरेन प्लेयर्स जो उन्होंने सिटीजनशिप दी है, वाले प्लेयर्स, जिसकी बदौलत उनकी टीम थोड़ी अच्छी बनती है हमारे मुकाबले। और अगर मैं थोड़ा सा कोचिंग हिस्ट्री पे जाता हूँ स्टीफन टर्कोविच की, तो उन्होंने स्लोवाकिया और किर्गिस्तान 2 नेशनल टीम्स को उन्होंने कोच किया है, और दोनों में ही उनके रिजल्ट्स उतने खास कुछ नहीं रहे। और अगर मैं लास्ट उनके टेन्योर की बात करूं किर्गिस्तान से, तो उनके अंडर किर्गिस्तान ने लगभग 19 मैचेस खेले, जिनमें उन्होंने 6 जीते। अब अगर मैं 6 विंस पे भी जाता हूं, तो उन्होंने ये मैचेस कुवैत, वियतनाम, चाइनीज ताइपी और एक अगर स्ट्रांग टीम यहाँ पर ले तो ओमान, इनके अगेंस्ट मैचेस जीते हैं। तो ये जो टीम्स जैसे चाइनीज ताइपी, वियतनाम, कुवैत, इनके अगेंस्ट उनको रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो भी ऐसी टीम के साथ, मतलब किर्गिस्तान, जहाँ पर आपको सारा फेवर है कि आप अपने ओरिजिन के प्लेयर्स सिटीजनशिप दे सकते हैं, सब कुछ होने के बाद आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव इन्हीं टीम्स के अगेंस्ट आए हैं। और बहरीन, थाईलैंड, ऐसी कंट्रीज से किर्गिस्तान भी हारी ही है। तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनकी कोचिंग के अंडर किर्गिस्तान में देखने को मिला, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज बहरीन, थाईलैंड से हम भी हारे हैं और वो भी हारे हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो कोई बहुत बड़ा चेंज इनके साइड से ये टीम में आएगा, मुझे तो जो पास्ट दिख रहा है, जो रिजल्ट्स दिख रहा है, इसके बदौलत ये तो मैं यहाँ पर गारंटीड बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको तो अच्छी टीम मिलने के बाद भी आप अच्छी टीम से अगेंस्ट रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, तो थोड़ा सा डाउट तो आता है। तो देखिए, पॉजिटिव अगर मैं कहूँ कि स्टीफन टर्कोविच के लेके क्या पॉजिटिव मैं कहना चाहूँगा, तो यही कह सकता हूँ कि आप बैट ले सकते हैं। आपने स्टिमिक के ऊपर बैट लिया, आपने मनोलो के ऊपर बैट लिया, नाउ इट्स टाइम कि आप एक और बैट लेना चाहें, आप टर्कोविच पर भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के ऊपर, जो कि इंग्लैंड के कोच हैं और ऑलरेडी 2 बार इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं। तो एक्सपीरियंस है उनको इंडियन फुटबॉल का, ये इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरा पॉजिटिव ये इनके साइड से हमको देखने को मिला है कि इनके अंडर एक हिस्टोरिक हमने इंडियन फुटबॉल टीम का बदलाव देखा है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, जो कि
लगभग 173 से 97 तक इन्होंने पहुंचाया। तो अंडर 100 रैंकिंग ये इंडियन फुटबॉल टीम को लेकर आए थे, जो कि कोई कोच नहीं करके दिखा पाया और इन्होंने किया था। बस यही एक बहुत बड़ी वजह भी है कि इंडियन फुटबॉल फैंस के दिलों में इनके लिए रिस्पेक्ट काफ़ी है। बट अगर हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बाहर जाके क्वालिटी ऑफ गेम प्ले पे जाएंगे तो वहाँ पर इनको, जब ये इंडियन फुटबॉल टीम के कोच भी थे, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता था, बिकॉज इनका वही ओल्ड स्कूल फुटबॉल, लॉन्ग बॉल फुटबॉल, जिसको लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे और पसंद भी नहीं करते थे, जिसमें हम रिजल्ट्स तो लेकर आ रहे थे, मैचेस हम जीत रहे थे, उसमें भी मैचेस हम बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के अगेंस्ट नहीं जीत रहे थे। बट हमारी किस्मत भी अच्छी थी उस टाइम पे कि हमको मैचेस ही ऐसे मिल रहे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स हमको नहीं मिल रहे थे। तो ये भी एक थोड़ा सा मतलब कि लक भी उस टाइम पे स्टीफन के साथ रहा, ये मैं कह सकता हूँ। और उस टाइम पे हम काउंटर अटैकिंग फुटबॉल बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंडियन फुटबॉल हमेशा से अच्छा करता है जब काउंटर अटैकिंग फुटबॉल की हम बात करें, क्योंकि डिफेंसिव फुटबॉल तो हम अच्छा ही करते हैं और उसके साथ फिर हमारे पास एक ही चारा बचता है जो हमारे प्लेयर्स कर सकते हैं, वो है काउंटर अटैक। तो हम स्टिमिक के अंडर भी अच्छा ही करते थे और स्टीफन के अंडर भी अच्छे करते थे। इवन हम मनोलो की बात करें तो उसमें भी काउंटर अटैक तो बना ही लेते थे। तो क्या हम वापस उसी ओल्ड स्कूल फुटबॉल पे जाना चाहेंगे? मतलब कि देखिए, अगर एक पॉजिटिव मैं यहाँ पर बोलूँ तो अगर रैंकिंग इंप्रूवमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ट्राई एंड टेस्टेड कोच है कि रैंकिंग तो उन्होंने बढ़ा के दी है इंडियन फुटबॉल टीम की, नो डाउट। और देखिए, हर कोच की एक अपनी फिलोसॉफी होती है। इनके अंडर हम लॉन्ग बॉल खेलते थे, देन अगर हम बात करें स्टिमिक की या मनोलो की भी, तो ये ग्राउंडेड फुटबॉल या पासिंग फुटबॉल, पोजीशन फुटबॉल, ये इस तरह से ज़्यादा खेलते थे। तो मतलब हर कोच का एक अपना तरीका है खेलने का। तो ये होगा स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की बात। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे कोच खालिद जामिल के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले तो एक इंडियन कोच है, बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनके पास कोई भी नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे यूथ लेवल की बात करें या सीनियर लेवल की बात करें। ये खेले हुए हैं नेशनल टीम से, ये एक इनका एक्सपीरियंस है, बाकी कोचिंग का नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर इनको फेवर ज़्यादा इसलिए किया जा रहा है बिकॉज एक तो इंडियन है और दूसरा एक ये ओनली इंडियन है जिन्होंने आईएसएल में अच्छा रिजल्ट दिखाया है। जमशेदपुर एफसी की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें, तो ये जो एक चीज़ है, जो पॉजिटिविटी इनके साइड से आई है कि ओनली इंडियन कोच जिन्होंने आईएसएल में भाई कुछ अच्छा करके दिखाया है, तो यही एक सबसे बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी वजह से फैंस इनका फेवर कर रहे हैं कि खालिद जमील को इंडिया टीम का कोच बनना चाहिए। और काफ़ी लोग ये हमेशा से कहते भी आए हैं कि किसी इंडियन को ही इंडियन टीम को कोच करना चाहिए, बिकॉज अभी वो क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं है हमारे पास कि एक फॉरेन कोच आके यहाँ पर कोच करें, क्योंकि फरारी को चलाने के लिए बहुत ट्रेन ड्राइवर चाहिए, लेकिन मारुति सुजुकी को चलाने के लिए तो भाई नॉर्मल ड्राइवर भी चला सकता है। ऐसा मतलब लोगों का ओपिनियन है, तो वही बात मैंने आपको बताई। तो देखिए, खालिद जामिल के लिए भी एक न्यू जॉब होगी, मतलब कोचिंग की जॉब नहीं, लेकिन अभी तक ये जितने भी क्लब्स में रहे, बिकॉज ये ओनली क्लब लेवल फुटबॉल में कोचिंग करते रहे हैं, तो वहाँ पर इनको मिक्सअप में इन्होंने कोचिंग दी है, जैसे कि फॉरेन प्लेयर्स विथ इंडियन प्लेयर्स। लेकिन इंडियन टीम में आना मतलब कि आपको ओनली इंडियन टीम के साथ या ओनली इंडियन प्लेयर्स के साथ ही काम करना पड़ेगा। अब देखिए, जहाँ पर खालिद जमील के लिए काफ़ी फेवर और काफ़ी पसंद उनको किया गया है पिछले कुछ सीजन्स में, लेकिन सेम टाइम पर उनके प्लेइंग स्टाइल को लेकर उनको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्टाइल ऑफ प्ले करते रहे हैं। अब लेकिन देखिए, ये उनकी फिलोसॉफी है, जिस तरह से वो रिजल्ट्स भी लेकर आए हैं इसी गेम प्ले स्टाइल के साथ। तो अब देखिए, मैंने जो चीज़ पहले ही बोली कि हर कोच की एक डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल होती है, जिस तरीके से वो खेलना चाहता है और जैसे वो रिजल्ट्स निकाल कर भी लाता है। और जो खालिद जमील अपने आप को क्लब लेवल पे तो प्रूव कर चुके हैं, तो उसमें तो कोई डाउट हम नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक सवाल यही आएगा कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है अभी नेशनल टीम लेवल का। और एक पॉजिटिव मैं जो कह सकता हूँ खालिद जमील के लिए कि ही नोज इंडियन प्लेयर्स वेरी वेल। तो कैसे इंडियन प्लेयर्स के साथ काम करना है, कैसे उनका परफॉर्मेंस होता है, जो भी चीज़ें हैं, वो इंडियन एटमॉस्फेयर जो है वो उसको बखूबी समझते हैं, प्लेयर्स को समझते हैं। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर आता है। और जो कंडीशन अभी है और जो कोचेस अदर भी है, तो उसमें खालिद जमील को भी अगर कोच डिसाइड करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था कि जो भी इन कोचेस को जिन्होंने शॉर्टलिस्ट किया उसको 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, तो मैं आता हूँ टेक्निकल कमेटी के ऊपर। अब देखिए, टेक्निकल कमेटी के ऊपर क्या आप विश्वास करेंगे कि ये सही सोच रहे हैं हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए? बिकॉज सबसे पहले इनके अंडर होता है स्टिमिक का कॉन्ट्रैक्ट स्कैम, जहाँ पर इगोर स्टिमिक का आपने देखा था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके बिना ही वो
कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा इनके अंडर एक और कोचिंग स्कैम होता है जो आपने देखा कि कोच अपॉइंटमेंट जो इनके अंडर हुआ था मनोलो वाला, ठीक है, 2 जगह एक साथ और जो भी चीज़ें चल रही थी, तो वो एक इनके अंडर ही देखा गया। और उसके बाद एक तीसरी बारी जब ये फिर से कोच अपॉइंट कर रहे हैं और वहाँ पर भी जिस तरह से उन्होंने कोच शॉर्टलिस्ट किया है, मैं इंडियन कोच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फॉरेन कोच शॉर्टलिस्ट किए हैं वहाँ पर डाउट है, वहाँ पर सवाल है। तो ट्रस्ट इशू जो है वैसे तो है ही नहीं किसी को, लेकिन ये उसको और तोड़ मरोड़ के जो जितना एक होप बचती है एक फैन में, एक प्लेयर में, उसकी और धज्जियाँ उड़ाने पे लगे हुए हैं। अब देखिए कोच शॉर्टलिस्ट भी इन्होंने ही किए हैं और कोच को अपॉइंट भी यही करेंगे, बिकॉज ये पावर इन्हीं के पास है। तो अब किसको करते किसको नहीं करते ये तो वही कह सकते हैं। बाकी इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है कि कौन इन तीनों में से आपको एक राइट कैंडिडेट लगता है, बिकॉज यही ऑप्शन आपके पास है। अब आप इसके अलावा और किसी का नाम नहीं ले सकते, तो आपको इन्हीं में से सोचना है। तो आप बताइए। अब मैं अगर मेरी राय बोलूँ तो मैं तो यहाँ पर खालिद जमील को ट्राई करना चाहूँगा, बिकॉज फॉरेन कोचेज इतने ट्राई कर लिए, क्यों ना भी इंडियन को ट्राई किया जाए। मतलब ये मेरी ओपिनियन है। बाकी रिजल्ट क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे वो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज हमने खालिद जमील को कभी नेशनल ड्यूटीज़ में एज अ कोच देखा नहीं है। तो लेकिन अगर बैट लेना है तो क्यों ना इंडियन पे भी लेके देख ही लो, बिकॉज आईएसएल क्लब्स ने भी जिन्होंने खालिद जमील को अपॉइंट किया उन्होंने भी बैट लेके ही देखा कि भाई खालिद जमील एक इंडियन कोच को अपॉइंट करके देखते हैं और उनके अंडर उनको रिजल्ट भी मिले, तो क्यों ना नेशनल टीम के लिए भी ट्राई करके देख ही लो ना, क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि वैसे भी तो बिगड़ा ही मामला है। और लास्ट में जाते आते मैं फिर से जो फोकस है वो शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कोच बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये आप कितना ही बदल लें। बिकॉज कई महापुरुष कह चुके हैं, कह गए हैं कि आप एलेक्स फर्ग्यूसन सर को भी ला लो या आप पेप गार्डियोला को या जोसे मरीनो को, किसी को भी ला लें, प्रॉब्लम कोचिंग से सॉल्व नहीं होगी, कोच से सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व आपकी प्लेयर डेवलपमेंट और कोचिंग डेवलपमेंट से ही सॉल्व होगी, जिसके लिए आपको जमीनी स्तर से ऑनेस्टी से, अब ऑनेस्टी शब्द तो डिक्शनरी में नहीं होगा, लेकिन ऑनेस्टी से थोड़ा थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। तो ही ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोच चेंज करना, इसके ऊपर हमको फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे रहेंगे कि वो जीत जाएंगे, वो खेल जाएंगे। तो अभी दिक्कत वहाँ हो रही है। तो बाकी आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है कोच को लेकर, किसको बनना चाहिए, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।